गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11 के चैप्टर 3 निजी सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान के अंतर्गत भाग 5, जिसमें हम समझेंगे आज सरकारी कंपनी से होने वाले लाभ एवं हानियाँ क्या क्या हो सकती है एवं सार्वजनिक क्षेत्र की परंपरागत भूमिका एवं उपक्रमों के भूमिका को आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सरकारी कंपनी, आपने सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों का अध्ययन कर चुके हैं हम कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र होता क्या है। आज हम देखने वाले हैं सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए, सरकारी कंपनी का आशय क्या होता है। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसका कुल पूंजी का कम से कम 51% भाग किसके हाथ में होता है, सरकार के पास होता है। चाहे वह सरकार केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार। अर्थात यहाँ सरकार का आशय केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों से है। अर्थात जिस कंपनी का 51% भाग सरकार के पास होता है वही क्या कहलाता है, सरकारी कंपनी कहलाता है। ऐसी कंपनियां की शेष पूंजी जनता से ही प्राप्त कर ली जाती है। और भारत में सरकारी कंपनियों में सहायक कंपनियों को ही क्या कहते हैं, हम सरकारी कंपनी कहते हैं। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी कंपनी का क्या है, बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि सरकारों ने अपनी योजनाओं की क्रियान्वित करने और सीमित दायित्वों को लाभ उठाने में उद्देश्य से इस व्यवस्था को क्या किया है, सहारा दिया है, सरकारी कंपनी की स्थापना कर दी है। तो भारत में कंपनी अधिनियम 1856 के बाद सरकारी कंपनी को पृथक मान्यता दी गई है, जिसमें से केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि सरकारी कंपनियों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर क्या कर सके, उसमें परिवर्तन अर्थात फेरबदल कर सके। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, क्योंकि सरकारी कंपनियों के लिए जैसे आपका क्या क्या उदाहरण के रूप में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT आप करके कहीं पे लिखा हुआ या फिर कभी आपने पढ़ा भी होगा, है ना। उसी प्रकार से है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HST, भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान सेपियाट लिमिटेड, है ना। तो इसे ये सब क्या है, एक प्रकार से एक उदाहरण है। एक और है जिसमें क्या है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल लिमिटेड NNPML आदि, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सरकारी कंपनी का आशय, जो क्या होता है, जिसका 51% भाग किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो क्या कहलाता है, अपना सरकारी कंपनी कहलाता है। अब देखिए, आपने समझ लिया सरकारी कंपनी है क्या। अब इसी में आप समझते हैं क्या सरकारी कंपनी से होने वाले लाभ। तो सबसे पहले लाभ क्या है आपका, आधारभूत उद्योगों का विकास। तो देखिए, सरकारी कंपनी से देश के आधारभूत उद्योगों में पूंजी अधिक लगती है तथा लाभ दीर्घकाल, मतलब जो लाभ होता है वो दीर्घकाल मतलब लंबे समय में होता है, क्योंकि ऐसे उद्योगों की स्थापना प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पूंजी की अधिकता के कारण सरकार को ही पूंजी लगाना आवश्यक हो जाता है और इन उद्योगों का विकास सरकारी क्षेत्र में ही क्या है, संभव है, अन्य किसी उद्योग में इसका संभव नहीं है। दूसरा लाभ में बताया जा रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन है। देखो, सरकारी कंपनी से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में क्या होती है, हमारी वृद्धि होती है, जिससे हमारे देश को भी क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अर्थात सरकारी कंपनी का लाभ सरकार का लाभ होता है, इससे राष्ट्रीय आय में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है और हमारे देश का विकास भी संभव हो जाता है, ठीक है। तीसरा है अकुशल उद्योगों का अंत। तो देखिए, इसमें लाभ में क्या बोला जा रहा है कि ऐसे उद्योग जिसमें अकुशल कर्मचारी व बीमार उद्योग हो, ऐसे उद्योगों को समाप्त कर सरकारी कंपनी स्थापित की जा सकती है। चौथा है औद्योगिक विकास में सहायक, ठीक है। अब है आपका क्या, ये उद्योग काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में सरकारी कंपनियां क्या होती है, अनुकूल वातावरण तैयार करती है। और पांचवा है एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रभावित करना। तो देखिए, एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रभावित करना मतलब ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक अधिकार होता है, उसको क्या करता है, वो प्रभावित करता है, क्योंकि निजी क्षेत्रों के उद्योग धीरे धीरे एकाधिकारी प्रवृत्ति को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती, जिसके दुष्परिणाम बाद में उपभोक्ता व सरकार को भुगतने पड़ते हैं। इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सरकारी कंपनी का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये क्या हो गया आपका सरकारी कंपनी से होने वाले लाभ। आपका सरकारी कंपनी के दोस्त, तो देखिए, नहीं सरकारी कंपनी से होने वाले हानि। तो देखिए,
गुण या लाभ के साथ साथ सरकारी कंपनियों में कुछ दोष भी क्या है व्याप्त है। जैसे क्या है आपका पहला में लाल फीताशाही, जिसे रेड टाइप भी कहते हैं। तो देखिए, लाल फीताशाही होता क्या है, तो लाल फीताशाही का मतलब है प्रशासनिक नियमों का क्या करना है, सख्ती से पालन करना होता है। अर्थात लाल फीताशाही का अर्थ आप समझ गए होंगे कि लाल फीताशाही का अर्थ है कि प्रशासनिक नियमों का क्या करना है, कठोरता से हमको पालन करना है। अब देखिए, लाल फीताशाही क्या है, तो सरकारी उपक्रम कोई भी हो, चाहे उससे बड़ा दोष लाल फीताशाही है, क्योंकि इसके रहते उपक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है आपका अनुचित हस्तक्षेप, मतलब सरकारी कंपनियों पर राजनेताओं, उच्च अधिकारियों व स्वार्थी जनप्रतिनिधियों का इतना अधिक दबाव व हस्तक्षेप होता है कि कुछ ईमानदार व निष्पक्ष अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी इच्छा के रहते हुए भी अकुशल व ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तीसरा है जन सेवा में अरुचि। तो देखिए, जन सेवकों मतलब जिन लोगों की सेवकों में क्या हो जाती है, अरुचि की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि सरकारी कार्यालय व उपक्रमों के जनसेवा कार्य के प्रति हमेशा रुचि प्रदर्शित करते हैं। चूँकि इन्हें उपक्रम के लाभ से कोई मतलब नहीं होता, मात्र वेतन तक सीमित रहने से कार्य के प्रति क्या होते हैं, प्रेरित नहीं हो पाते हैं, जिससे हानि उठानी पड़ती है। चौथा है औद्योगिक प्रबंधकों का अभाव। उपक्रम के उच्च पद पर आसीन होना व औद्योगिक प्रबंध का अनुभव होना, दोनों क्या है, अलग अलग है। चूँकि इन प्रबंधकों को उद्योगों के संचालन का अच्छा अनुभव नहीं होता है, अतः इनका प्रबंधन उद्योगों से अच्छा प्रबंध नहीं दे सकता, मैनेजमेंट से। तो ये प्रबंधक भी क्या होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप से बच नहीं पाते। इन्हीं कारणों से अच्छे औद्योगिक अनुभव वाले प्रबंध सरकारी कंपनियों में क्या है, नहीं मिल पाते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो सरकारी कंपनियों की स्थापना विकास के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि व राजनेताओं को अपनी सोच बदलना होगा, तभी ऐसे उद्योगों का क्या होगा, विकास संभव है। अन्यथा इन उद्योगों के अंत होने से अधिक समय नहीं लगेगा। ये आपने क्या समझ लिया, सरकारी कंपनी। लेकिन अब हम समझते हैं क्या, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र का क्या कर्तव्य होता है कि वह अपनी राष्ट्र की सीमा का क्या करे, रक्षा करे, अपने राष्ट्र की जनता के हित की रक्षा करे, या फिर अपने राष्ट्र की जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य करे। तो राष्ट्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्र विकास का, आर्थिक विकास क्या कर सकते हैं, हम कार्य कर सकते हैं। तो किसी भी देश के कर्तव्य, मतलब किसी भी देश के उपयुक्त कर्तव्य के कारण सरकार की यह मजबूरी हो जाती है कि वह विशिष्ट कार्य क्षेत्र को अन्य किसी निजी क्षेत्र को न देकर अपने पास ही क्या करे, उसको संभाल कर रखे। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों से भले ही सरकार को बहुत कम काम करना पड़े, जैसे शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रतिभूति आदि, इन सब कार्यों या उपक्रमों को यदि क्या किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को पूर्णतः दे दिया जाए, तो देश की सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। इन्हीं सब कारणों से राष्ट्र के कुछ उपक्रम सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का औचित्य क्या होता है, ठीक है, ये क्या समझे हमने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हमने भूमिका को ज्ञात किया। अब है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की परंपरागत भूमिका। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की परंपरागत भूमिका के अंतर्गत पहला क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक का अर्थ आप सभी समझते हैं कि आर्थिक मतलब आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि सेवी व तुरस्क का आर्थिक विकास सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता का क्या है, एक उदाहरण है। दूसरा है विशिष्ट एवं भारी उद्योग। तो देखिए, विशिष्ट एवं भारी उद्योग जिसमें निजी क्षेत्र प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, वहाँ सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करना। तीसरा है प्रतिरक्षा उद्योग। तो देश की प्रतिरक्षा से संबंधित उद्योग निसंदेह सरकार के अधीन होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। चौथा है एकाधिकार पर नियंत्रण। तो सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार से निजी क्षेत्र के एकाधिकार पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्रों को जनता के हितों के लिए क्या कर सकते हैं, उसको विवश किया जा सकता है। पांचवा है आपका प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। तो जो हमारे प्रकृति से प्राप्त हमारे जो संसाधन है, उसको सार्वजनिक क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग होता है, क्योंकि जबकि निजी क्षेत्र में अधिक लाभार्जन के लिए इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और हमारा प्राकृतिक संसाधन का क्या होता है, विदोहन हो जाता है। छठवा है आपका आधारभूत सेवाएं प्रदान करना। तो आधारभूत सेवाओं का क्षेत्र सरकार के अधीन हो, ताकि जनता को अधिक से अधिक सेवा हो सके। इस कार्य की निजी क्षेत्रों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। फिर सातवां है आपका नियोजन हेतु वित्त व्यवस्था। नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक विकास का लक्ष्य सार्वजनिक सहयोग होना क्या है, अनिवार्य है।
8वां है आपका आदर्श नियोक्ता। तो देखिए, सरकार आदर्श नियोक्ता होती है क्योंकि सरकारी उपक्रमों में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जो निजी क्षेत्र के रोजगार से अधिक सुरक्षित होते हैं। और 9वां क्या है, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना, अर्थात इसके अतिरिक्त धन का पुनर्वितरण, संतुलित आर्थिक विकास, उपेक्षित क्षेत्रों का विकास, विदेशी सहायता का समुचित उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग, पूंजी के निर्माण में वृद्धि आदि राजकीय उपक्रम के क्या हैं, अनेक उद्देश्य हैं। तो सरकारी क्षेत्रीय संतुलन को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की परंपरागत भूमिका। अब समझते हैं हम क्या, देखिए हमने परंपरागत भूमिका का अध्ययन कर लिया। अब समझते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। तो देखिए अभी के वर्षों में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जिसका 1948 से 1990 तक अवधि में व्यापक विस्तार या विकास हुआ, अब संकुचन पथ पर है। अब यह सोचा जाने लगा है कि सरकार का कार्य देश का सुशासित करना है एवं वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रमों में सक्रिय रूप से लगने की अपेक्षा देश को अकुशल राजनीतिक प्रशासन तथा देश की क्या करना है, प्रभावी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से आश्वस्त रहना है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका में औद्योगिक नीति 1956 में द्रुत औद्योगिक विकास हेतु भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर विशेष महत्व दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योगों को पूर्ण रूप से आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित एवं 17 उद्योगों की सूची को घटाकर 8 कर दिया गया और 1993 में वह 5 उद्योगों में कम कर दिया गया, जिसमें क्या क्या था, तो केवल 3 उद्योग ही आरक्षित थे और वे क्या कौन से थे, तो परमाणु ऊर्जा का था, रेल परिवहन था, आयुध एवं गोला बारूद था तथा रक्षा उपकरण था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। लेकिन इसमें एक और था क्या, अंशों का विनिवेश करना था। तो वो कैसे था, तो भारत का निजीकरण कार्यक्रम का प्रमुख मोर्चा कुछ चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों की सरकारी अंशधारिताओं का विनिवेश रहा है। क्योंकि सरकारी अंशधारिता के विनिवेश का अभिप्राय क्या था कि सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित अंशों को बाजार में बेच देना। और विनिवेश का कार्यक्रम 1991 से 1992 में हुआ था। फिर 1995 से 96 तक सरकार 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी इक्विटी के भाग का विनिवेश कर चुकी थी। इस अवधि के मध्य किए गए विनिवेश की विभिन्न चक्रों के माध्यम से 10,915 करोड़ रुपए जुटा सकी। ये अंश वित्तीय संसाधनों, म्यूचुअल फंडों, निजी क्षेत्र के उद्यमों तथा सामान्य जनता को भी बेचे गए थे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा है, तो हमें सरकारी कंपनी क्या होता है। और देखिए अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि सरकारी कंपनी का कितना प्रतिशत भाग गवर्नमेंट का होता है, तो 51%